हेलो एवरीवन। यह कोर्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में आपसे लेक्चर पर आधारित कुछ सवाल पूछे गए थे जिनके जवाब अब दिए जा रहे हैं। सवाल के स्लाइड पर बोल्ड से लिखा गया ऑप्शन सही है। पहला सवाल था, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में क्या बात सच नहीं है? Which of the following isn't a truth about quantum mechanics? सही जवाब ए है। Physicists are at a consensus about an interpretation of quantum mechanics, मतलब फिजिक्स के वैज्ञानिक क्वांटम मैकेनिक्स की व्याख्या के बारे में एक मत हैं। दूसरा सवाल श्रोडिंगर वेव फंक्शन के स्क्वायर के बारे में है। श्रोडिंगर वेव फंक्शन का स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो सही ऑप्शन सी है। तीसरा सवाल था कि इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं दिखा पाता? सही जवाब डी है। मतलब है अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके डबल स्लिट apparatus से भेजें और मेजर करें कि वह कौन सी स्लिट से जा रहा है ताकि वह इलेक्ट्रॉन अपने साथ इंटरफियर छेड़खानी ना कर पाए। अब आइए हम लेक्चर 2 शुरू करते हैं। इसमें हम बात करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की जो सॉलिड क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स या ढांचे जिनको पीरियोडिक लैटिस कहते हैं उनमें होती है। इसके अलावा हम ई के डायग्राम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आप लोग लेक्चर 1 और अब लेक्चर 2 के टॉपिक से अमूमन बोर हो रहे होंगे या यकीनन ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम आखिर इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक्स को क्यों जान रहे हैं। यह तो भौतिक वैज्ञानिकों या फिजिसिस्ट्स का काम है। इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि 1900 के दशक में जब वैक्यूम ट्यूब्स से ट्रांजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर्स से एम्पलीफायर्स बनने की शुरुआत हुई तो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी शुरुआत हुई। एक कमरे के जितने बड़े कंप्यूटर से लेकर हाथ में लिए जाने वाले डिवाइसेस, मोबाइल, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह वगैरह तक अब हम आ चुके हैं और यहाँ तक आने के लिए हमें फ़िज़िक्स और मटेरियल्स की जानकारी बहुत काम आई है। आज के युग में नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए बाल से भी पतले छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रहे हैं और इन सब को समझने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के कोर्सेज़ की ज़रूरत है। इस बारे में अब बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ इंटरव्यू में भी सवाल करती हैं। सेमीकंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम सॉलिड्स होते हैं और उनका एटॉमिक ढांचा या स्ट्रक्चर क्रिस्टल है। क्रिस्टल का मतलब है उनके एटम्स की फिक्स्ड पोजीशन। आप फिगर में देखिए, एटम्स की फिक्स्ड पोजीशन जहाँ पे है वहीं पे रहते हैं। जैसे ये क्यूब जैसा बना रहे हैं जिसके सेंटर में एक एटम है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को, स्ट्रक्चर को, ढांचे को क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड का नाम दिया जाता है। और इस तरह के पैटर्न पूरे सॉलिड में, पूरे क्रिस्टल में रिपीट होते हैं डिस्टेंस के साथ। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे यही पैटर्न पूरे क्रिस्टल में पाया जाता है। तो इस तरह के सॉलिड्स को सॉलिड क्रिस्टल्स विद पीरियोडिक पैटर्न्स कहते हैं और सेमीकंडक्टर्स इस तरह की पीरियोडिसिटी, इस तरह का पैटर्न दिखाते हैं। इन क्रिस्टल्स में दो एटम्स के बीच की दूरी कुछ एंगस्ट्रॉम्स होती है। एंगस्ट्रॉम्स का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर या 1 नैनोमीटर का 10वां भाग, 0.1 नैनोमीटर। नैनोमीटर तो पता ही है आपको, 10⁻⁹ मीटर। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एटम्स का फिक्स्ड पैटर्न किस तरह रिपीट हो सकता है। सबसे आसान पैटर्न बनाया गया है इसमें क्यूब, और ये क्यूब पूरे क्रिस्टल में रिपीट हो रहा है। डायमंड जो एक्चुअल क्रिस्टल है, कार्बन
कार्बन मेटल होता है डायमंड, हम सबको पता है, उसका भी इस तरह का पीरियोडिक पैटर्न होता है जो फिगर में दिखाया गया। एक कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन्स s और p शेल में 1s2, 2s2, 2p2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, आपको पता है, यानी 1s शेल में 2, 2s शेल में 2 और 2p शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप नीचे दी फिगर में ध्यान से देखिए, जहाँ आइसोलेटेड एटम्स लिखा है, आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड मतलब अकेला एटम, जब वह किसी और एटम के साथ बॉन्ड नहीं होता, उसके साथ जुड़ता नहीं है, इसे हम फ्री एटम भी कहते हैं, जैसे गैसेस में होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं s शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये s शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 जैसा आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। p शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बाहरी s शेल की बात हो रही है, जिसको आप 2s2, 2p2 की फॉर्म में देख रहे हैं। तो s में 2 हैं, p में भी 2 हैं, लेकिन जगह है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। हमें पता है कि p शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है, लेकिन कार्बन के एटम में ये 2 ही होते हैं। तो इन स्टेट्स को इलेक्ट्रॉन्स जैसे इस बाहरी आउटर sp शेल्स में हैं, उनको नॉन डीजेनरेट स्टेट्स कहा जाता है, और फ्री एटम में ही इनको नॉन डीजेनरेट स्टेट्स कहा जाएगा। आप देख सकते हैं कि फ्री या अकेले कार्बन एटम की s शेल पूरी भरी हुए, s में 2n इलेक्ट्रॉन्स की जगह है और 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2n नॉन डीजेनरेट स्टेट्स हैं और 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि p शेल में 6n नॉन डीजेनरेट स्टेट्स हैं, लेकिन सिर्फ 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फिगर एनर्जी और एटम्स के बीच के डिस्टेंस या दूरी का ग्राफ है। आप देखिए, एनर्जी और d इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, एटम्स के बीच की जो हम आप क्रिस्टल में दिखा रहे थे उसकी स्पेसिंग। अब ये जब एटम अलग है तो एटम के बीच की स्पेसिंग काफ़ी बढ़ जाती है, तो ये हम जब इस तरफ जाते हैं तो ये दिख रहा है, और जब हम ये जो डैश्ड लाइन आप देख सकते हैं इसके इस तरफ आते हैं तो इसकी स्पेसिंग घट रही है, मतलब बॉन्डिंग हो रही है, एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अंतर आता है वो देखिए। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन थी, एनर्जी लेवल लाइन में दिख रहा था, ये धीरे धीरे डिस्टेंस कम होने पे एटम्स के बीच का इस तरह स्प्लिट हो गया, फैल गया, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ऊपर का p शेल भी और नीचे का s शेल भी। अब गौर करिए, जैसे जैसे हम बाएं हाथ की ओर बढ़ते हैं डिस्टेंस कम होता जाता है और ये स्प्लिट हो रहा है। इस तरह इनके 1 से 2 लेवल बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि डैश्ड लाइन जो एनर्जी लेवल वाले एक्सिस के पैरेलल है, उसकी दाईं तरफ फ्री एटम्स के एनर्जी लेवल डिस्टेंस के हिसाब से बदलते हुए दिख रहे हैं, और बाईं तरफ एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं एटॉमिक बॉन्डिंग के लिए, और इसी दौरान उनके एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रहे हैं। जब ये लेवल स्प्लिट हो जाते हैं तो उस वक्त उनके एनर्जी लेवल्स के बीच की कम से कम दूरी को एनर्जी गैप कहा जाता है। अब देखिए, जब ये लेवल स्प्लिट हो गए हैं तो इनके बीच की ये जो दूरी है, नीचे वाला, इसका नीचे वाला और इसका ऊपर वाला, मतलब कम से कम दूरी को एनर्जी गैप कहा जाएगा। जब एटॉमिक बॉन्डिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के पास चले जाते हैं और अपने एटम को छोड़ देते हैं, इस तरह आयंस बनते हैं।
वे एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो नेगेटिव आयंस कहलाते हैं, हमको पता ही है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। और जिन एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाते हैं वो पॉजिटिव आयंस कहलाते हैं। तो जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है वो नेगेटिव आयन, और जो दे देता है, जो दानी होता है, उसको पॉजिटिव आयन कहते हैं। तो अब हम एक पॉजिटिव आयन का लैटिस या अरेंजमेंट देखते हैं। Z+Z+ जो आपको दिख रहा है ये एक पॉजिटिव आयन का अरेंजमेंट है, मतलब इसमें जितने एटम्स हैं वो आयंस बन चुके हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ चुके हैं। ये अरेंजमेंट 1D में, एक डायमेंशन में दिखाया जा रहा है। तो ये 1D लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस है। इन आयंस के बीच की दूरी है a, और इस दूरी को कहते हैं लैटिस कांस्टेंट। तो ये अब इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये फिगर एक ग्राफ है VR और R के बीच। यहाँ पे आयंस के बीच के डिस्टेंस को हम R कहते हैं, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। आयंस के बीच के डिस्टेंस को हम R कह रहे हैं। पहले हम एटम्स के बीच के डिस्टेंस को D कह रहे थे, और यहाँ पे आयंस के बीच के डिस्टेंस को R कह रहे हैं। VR पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब आपको पता ही है जो फिज़िक्स में पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मतलब किसी भी आयन की पोजीशन के वजह से उसके अंदर की एनर्जी की कैपेबिलिटी। ये पोटेंशियल इसके डिस्टेंस का फंक्शन है, इसलिए इसको VR की तरह दिखाया गया है। श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ी थी, आइडिया लिया था कि क्या होती है, उसका सॉल्यूशन वेव फंक्शन कहलाता है। आपको याद आ रहा होगा, अगर हम VR सॉल्यूशन के लिए मतलब VR का सॉल्यूशन निकालें, उसे श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व करें, तो हमें UX एक पीरियोडिक फंक्शन मिलेगा। आप इसमें देखिए, और ये ब्लॉच थ्योरम से हमको ये रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि ये एक बेसिक कोर्स है इसलिए अभी इसमें इसका डेरिवेशन नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन ये आपको इन सब टर्म्स से फेमिलियराइज, इन सब टर्म्स की जानकारी दी जा रही है कि आपको आगे सीखने में इससे मदद मिलेगी। इस तरह ब्लॉच थ्योरम मैथमेटिकली बताती है कि पीरियोडिक लैटिस में आयंस पीरियोडिक पोटेंशियल रखते हैं। इसको हम समझाना चाहें तो इसका मतलब है कि किसी आयन या एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से निकलने के लिए पोटेंशियल VR को पार करना पड़ता है। आप इस फिगर में देखिए, यहाँ VR की जगह VX, X एक ही बात है, ये वही है। इसकी वजह से लैटिस में इलेक्ट्रॉन्स का इफ़ेक्टिव मास भी बदल जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए उसको इसको पोटेंशियल वेल भी कहते हैं। तो इस पोटेंशियल वेल को, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरा हुआ हो और उसको दूसरी तरफ जाने के लिए इस पोटेंशियल वेल में से इस तरह निकलना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड को V0 बोला गया है। और दो पोटेंशियल वेल्स के बीच का डिस्टेंस A है, लैटिस कांस्टेंट, और इस पोटेंशियल वेल का जो डिस्टेंस है, ये पोटेंशियल वेल कितनी बड़ी है उसका डिस्टेंस है B, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, आपको पता चल गया है क्वांटम मैकेनिक्स से कि वेव पार्टिकल दोनों का वो दोनों नेचर का होता है। पार्टिकल नेचर का नहीं है कि अभी यहाँ पे है तो उसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन है, तो वो इस एरिया में कहीं पे भी मिल सकता है उसकी मूवमेंट, पर उसको यहाँ से यहाँ निकलने के लिए इतने पोटेंशियल
ऊपर उठना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। तो उसका जो इफ़ेक्टिव मास होता है वो बदल जाता है, मतलब मास इलेक्ट्रॉन का बदल जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद होगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। लेकिन अब इस तरह के लैटिस अरेंजमेंट में ब्लॉच थ्योरम के हिसाब से ये मास वैसा नहीं रहेगा। अब एक बार फिर से एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के ग्राफ को, वही ग्राफ जो हम पहले देख रहे थे, एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रहे थे, उसको और आगे बढ़ के देखते हैं। आगे और डिस्टेंस कम करते हैं तो क्या होता है। तो ये जो स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट होके आप देखिए कि ये जुड़ने लगते हैं। यहाँ पे जुड़ गया और ये इस तरह बैंड्स बनाते हैं। ये बैंड्स हम पहले से जानते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, लेकिन ये फिज़िकली ये बैंड्स इस तरह बनते हैं। तो जब ये एनर्जी लेवल्स इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की वजह से स्प्लिट हुए, स्प्लिट होके यहाँ पे आपस में जुड़ गए एस शेल और पी शेल के एनर्जी लेवल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से ये अलग हो रहे हैं। तो ये जो पूरा एरिया है वो एनर्जी बैंड्स हैं। ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड और नीचे वाला वैलेंस बैंड। अब अगर हम कार्बन जो हम पहले देख रहे थे, कार्बन एटम की बात करें तो 2n इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें 2n स्टेट्स थी, s स्टेट्स, 6n स्टेट्स थी, नॉन डीजेनरेट स्टेट्स, लेकिन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स 2p 2s ना, टोटल 8n स्टेट्स कार्बन में थी। और फिर जब ये जुड़ जाते हैं और फिर से अलग होते हैं तो क्या होता है इसमें कि ये ऊपर कंडक्शन बैंड में 4n स्टेट्स आ जाती हैं और नीचे वैलेंस बैंड में भी 4n स्टेट्स आ जाती हैं। तो ये जो 8n स्टेट्स थी वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाती हैं कार्बन के केस में। कंडक्शन बैंड में 4n इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड में भी 4n इलेक्ट्रॉन्स, और इन दो बैंड्स का मिनिमम डिस्टेंस कहलाता है एनर्जी बैंड गैप, EG। ये जो इनके बीच का ये जो बैंड्स होते हैं, असल में ये ऑर्बिटल्स, आपको पता है s और p शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। ये ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल्स इस तरह आप ये देखिए, इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जा रहा है, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो इन बैंड्स का मतलब है ये इस तरह के लेवल्स हैं, बहुत सारे उसका ग्रुप है जो एटम्स के पास में आने की वजह से s और p शेल के बहुत पास पास आ गए, मिल गए हैं। तो कितने पास आ गए हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनका डिस्टेंस हो जाता है, इतनी पास आ जाता है। ये आपको आइडिया देने के लिए था कि फिज़िकली होता क्या है, एनर्जी गैप क्या होता है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होता है। कार्बन एटम्स के केस में सारे इलेक्ट्रॉन्स 2ns के और 2np के वैलेंस बैंड में आ जाते हैं और कंडक्शन बैंड खाली हो जाता है। ये देखिए कार्बन एटम्स में क्या होता है कि ये जो हम देख रहे थे कितने उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2s में थे और 2p में थे, वो सारे के सारे वैलेंस बैंड को भर देते हैं। वैलेंस बैंड में 4n स्टेट्स हैं, इसमें भी 4n स्टेट्स हैं। वैलेंस बैंड में 4n स्टेट्स हैं, कंडक्शन बैंड में 4n स्टेट्स हैं।
तो ये 4n स्टेट्स यहाँ पे भर जाती हैं और ऊपर वाली बिल्कुल खाली एम्प्टी हो जाती है। इसमें आप कहेंगे कि 1s2 शेल को नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि ये शेल डिस्टर्ब नहीं होती एटम्स की बॉन्डिंग पर, सिर्फ आउटर यानी बाहरी शेल्स 2s2 और 2p2 शेल्स में चेंज आता है। अब देखिए कि सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड जो कि प्रयोग में लाए जाने वाले सेमीकंडक्टर्स हैं, उनके साथ क्या होता है। ये गैलियम आर्सेनाइड और ये सिलिकॉन। बाईं ओर की फिगर में दिखाया गया है कि इन दोनों सेमीकंडक्टर्स के एनर्जी बैंड्स बनने के टाइम इनका वैलेंस बैंड पूरा भर जाता है ना, जबकि कंडक्शन बैंड खाली रहता है। कंडक्शन बैंड तक आने के लिए एनर्जी गैप के उच्च स्तर को, फॉरबिडन का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, ठहर नहीं सकता, जंप तो करता है यहाँ से यहाँ तक लेकिन रुक नहीं सकता। तो इस एनर्जी गैप तक पहुँचना पड़ता है, ये ऊपर वाले ऊपरी स्तर पे, अपर लेवल पे इलेक्ट्रॉन को पहुँचना पड़ता है, तो जाके ये कंडक्शन बैंड में आ पाता है। अब देखिए गैलियम आर्सेनाइड में इस गैप को पार करने के लिए उसे 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, जबकि सिलिकॉन में कम एनर्जी चाहिए इसी गैप को पास करने के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ी सी कम, करीब करीब बराबर। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे इसकी डिटेल्स कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक नया डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप बोलेंगे कि ये कंडक्शन बैंड अब ये पैराबोलिक शेप में क्यों आ गया है, क्योंकि अभी तक जो हम ग्राफ्स दिखा रहे थे वो एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, एटॉमिक सेपरेशन के थे। ये देखिए, ये देखिए जितने ग्राफ्स की हमने बात की, लेकिन अब हम यहाँ पे आपको सीधा बिना बताए कि ई के डायग्राम क्या होता है उसका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ई के मतलब एनर्जी, वही एनर्जी जो ई और डी में ग्राफ बना रही थी एनर्जी, और के मतलब मोमेंटम। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के बीच में ग्राफ बनाया जाता है, तो कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये ग्राफ दिखा रहा है कि गैलियम आर्सेनाइड डायरेक्ट सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। क्यों? क्योंकि जब इसका एनर्जी गैप लिया जाता है तो उसका मिनिमम डिस्टेंस लिया जाता है। देखिए आप इसका पीक जो है ई के डायग्राम का, इस वाले पैराबोला का, इसका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे है, ऊपर वाले का मिनिमम पॉइंट यहाँ पे है, तो ये कम से कम डिस्टेंस है इनका, और ये E=0 पे एक साथ डिफाइन हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ सिलिकॉन के केस में देखिए ये शिफ्ट हुआ है और डिस्टेंस तो इसी तरह लिया जाएगा, इसकी पीक से और इसके मिनिमम से, मतलब इसके सबसे मैक्सिमम पॉइंट से इसके सबसे मिनिमम, सबसे ऊंचे से ऊंचे, और इसका नीचे से नीचा, वही तो होगा सबसे कम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। तो ये E=0 पे डिफाइन नहीं हो रहा, नीचे वाला हो रहा है वैलेंस बैंड का, लेकिन इसका नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। बस वो क्योंकि इस तरह से एनर्जी गैप को हमें मेजर करना पड़ा, इसलिए उसका नाम इनडायरेक्ट बैंड गैप रखा गया, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कुछ चेंज आता है उसमें, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि एनर्जी गैप किसी भी सेमीकंडक्टर का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है,
उसकी वर्किंग या कार्य क्षमता को समझने के लिए जितना ज़्यादा ये एनर्जी गैप होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में आने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। जैसे गैलियम आर्सेनाइड में इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी कंडक्शन शुरू करने के लिए सिलिकॉन के मुकाबले। ई के डायग्राम श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करके बनाए जाते हैं, ये देखिए, और ये कुछ एक्चुअली ऐसे दिखाई देता है। ये पूरा पैराबोला नहीं है बल्कि ये टूटा टूटा पोर्शन होता है। ये जहाँ पे टूटा है वो एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी बैंड, मतलब वो हिस्सा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, वो हिस्सा दिखा रहा है। और बस ये जो सही लाइन है ये दिखा रही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके वेव फंक्शन को प्लॉट करके हम इसको बनाते हैं। तो ये एक्चुअल एनालिसिस है, एक्चुअल बिहेवियर इलेक्ट्रॉन का मटेरियल के अंदर होता है, पर इसको एनालाइज करना अब इतना भी मुश्किल नहीं है, काफ़ी मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। पर यहाँ देखिए दाईं आंख पे इलेक्ट्रॉन किस तरह इस मटेरियल में बिहेव करेगा। ये पहली जोन जिसको फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन कहते हैं उसको लेके उसको एनालाइज करके पता लगाया जा सकता है उसके बारे में, ठीक है। तो पूरा बिहेवियर इसी जोन से ज़्यादा पता चल जाता है, तो साइंटिस्ट्स उसी पे ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं इफ़ेक्टिव मास की। इफ़ेक्टिव मास की अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब पोटेंशियल वेल्स की हमने बात की थी, आयनिक लैटिस की बात की थी। हम ये इफ़ेक्टिव मास की बात क्यों कर रहे हैं? हम इफ़ेक्टिव मास की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इफ़ेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन का, अगर हम इसको डिफ़ाइन कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम पुरानी क्लासिकल फिज़िक्स के फॉर्मूला यूज़ करके हम उसको इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को काफ़ी हद तक दिखा पाएंगे। जब ब्रिलॉइन जोन को डिफ़ाइन कर देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, जैसे हम जानते हैं कि E = ½ mv², आपको याद आ रहा होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। v वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी से मिला हमको दूसरा फॉर्मूला, जब हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ½ p² m²। p मोमेंटम था, p = m × v, तो p मोमेंटम है। और फिर उसको हमने ये प्लैंक्स कांस्टेंट, जब प्लैंक्स ने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट दिया और न्यूटन ने उसको वेरीफाई किया, उसको और स्टडी किया और E = h दिया, तो उससे ये रिलेशन इस्टेब्लिश होता है h क्रॉस के क्रॉस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, मोमेंटम इसके बराबर होता है। उसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये देखिए E और K के बीच में ये रिलेशन आ गया, देख पा रहे हैं। E = ½ h क्रॉस² k² m²। अब हमको निकालना है कि ये इफ़ेक्टिव मास हम किस तरह जानेंगे अगर हमें E के डायग्राम पता हो। तो हमने क्या किया कि इस रिलेशनशिप को डिफरेंशिएट कर दिया। एक बार डिफरेंशिएट किया, ये रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में किया, K के रेस्पेक्ट में करा, बाकी सब कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया 2K। ये सब ऐसा का ऐसे ही लिख दीजिए, तो 2/2 आ जाएगा और फाइनली हमारे पास आंसर आएगा h क्रॉस² m²K। इसका फिर से डेरिवेटिव ले लीजिए तो आंसर आएगा h क्रॉस² m²। और इससे अब ध्यान दीजिए ये क्या, डबल डेरिवेटिव जो होता है, अगर हमने E और K का ग्राफ बनाया हुआ तो डबल डेरिवेटिव
का मतलब है उस ग्राफ में जो कर्व आ रहा है उसका कर्वेचर है ये। जैसे लीनियर ग्राफ में लाइन का स्लोप सिंगल डेरिवेटिव होता है, वैसे ही कर्व आता है तो डबल डेरिवेटिव उसका कर्वेचर डिफाइन करता है। तो यहाँ से इससे हमारे पास रिलेशन आ गया कि हम इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास को ढूंढ सकते हैं। अगर हमारे पास ई के डायग्राम है, उसका कर्वेचर है, तो ये सिंपल है h क्रॉस स्क्वायर। h क्रॉस एक कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए डबल डेरिवेटिव से ई के डायग्राम के ग्राफ के कर्वेचर से, और आपको मिल जाएगा इफेक्टिव मास कि उस सॉलिड में इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास क्या रहेगा। जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड का इफेक्टिव मास होता है 0.2 m0। 0.2 m0 मतलब 0.2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। m0 वही है अपना फ्री इलेक्ट्रॉन का मास। गैलियम नाइट्राइड का ये भी एक सेमीकंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास आता है 0.06 m0। आप देखिए कि काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, कम हो जाता है गैलियम नाइट्राइड में। ये उसके स्ट्रक्चर की वजह से, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं। तो दिस इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमको बहुत मदद करेगा। हम अपने पुराने ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को यूज़ करके और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्वांटम मैकेनिक्स की यूज़ करनी पड़ेगी। इज इक्वल टू एच न्यू, और इसके अलावा ये हमने जो यूज़ किया है एच क्रॉस के, पी इज इक्वल टू एच क्रॉस के, ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हम आराम से प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में नहीं बल्कि एग्जैक्टली जान पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है। ये रेलेवेंस है आपके इफेक्टिव मास का, इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास। लेकिन सिलिकॉन जो सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बोलते हैं सिलिकॉन, यहाँ पे देखिए ये इंडस्ट्री में सिलिकॉन का वेफर मैन्युफैक्चर हुआ है। इसमें थोड़ा सा इफेक्टिव मास का प्रॉब्लम होता है। इस पूरे वेफर में इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन का बदल जाता है। लंबाई मतलब लैटिट्यूड, चौड़ाई मतलब लैटिट्यूड और लंबाई मतलब लॉन्गिट्यूड। तो ये लंबाई में इसका इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन का अलग होता है सिलिकॉन के वेफर में, और चौड़ाई में अलग होता है। उसका रीज़न है उसका ये स्ट्रक्चर देखिए आप, ये स्ट्रक्चर आइसोट्रोपिक नहीं है, हर डायरेक्शन में एक जैसा नहीं है ये। जबकि ये देखिए ये आइसोट्रोपिक स्ट्रक्चर है, जो सिंपल क्यूबॉइड वाला स्ट्रक्चर है वो आइसोट्रोपिक स्ट्रक्चर है, पर सिलिकॉन का अनफॉर्चुनेटली एन आइसोट्रोपिक स्ट्रक्चर होता है। तो बस उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। उसकी जब हम स्टडी करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की, तो हम दो तरह के इफ़ेक्टिव मास को कंसिडर करेंगे, एक जो चौड़ाई में पाया जाता है और दूसरा जो लंबाई में पाया जाता है। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ज़रूर बात करेंगे वरना हमको ठीक से समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन 1 है कि ई के डायग्राम में ई एनर्जी होती है तो के क्या होता है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है। सॉलिड्स की फिक्स्ड ज्योमेट्री जो कुछ दूरी के बाद 3D में अपने आप को दोहराती है। बी टाइम इंटरवल्स जो इलेक्ट्रॉन से ताल्लुक़ रखते हैं क्रिस्टल में। सी इलेक्ट्रॉन्स जो पीरियोडिक स्ट्रक्चर बनाते हैं दूरी के साथ, और डी ये तीनों ABC में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। 3 क्वेश्चन नंबर 3 एनर्जी बैंड का क्या मतलब। ए एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग या डिजेनरेशन, जैसे एटम्स की sp शेल्स क्रिस्टल्स में पास आ जाती हैं। बी सॉलिड क्रिस्टल में एनर्जी के बैंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। सी sp शेल्स
एनर्जी लेवल्स जब पास पास आ जाते हैं उनका समूह, और डी क्रिस्टल लैटिस बनने के दौरान एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। गैलियम और आर्सेनिक एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का मास, क्वेश्चन नंबर 4। गैलियम और आर्सेनिक एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है जब वो फ्री स्पेस में होते हैं, कितना होता है? m0 9.1 into 10⁻³ kg, A, B 0.2 into m0, C 0.06 into m0, D कि इनमें से कुछ भी सही नहीं। 5वां क्वेश्चन, बैंड्स पास पास जुड़े हुए क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी के साथ लेक्चर 2 ख़त्म होता है। उम्मीद है इस तरह पढ़ाए जाने पर आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा होगा। अपने फीडबैक या सवालों को आप हमारे ईमेल आईडी जो यहाँ पे दिया गया है rubina shahin zuberi @gmail.com पे भेज सकते हैं। बाय बाय।